नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। शोधकर्ताओं ने ब्रह्मांड विस्तार से जुड़े विवाद को निपटाने के लिए एक नया तरीका प्रस्तावित किया है। वित्त मंत्री ने क्रिप्टो परिसंपत्तियों से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने की सिफारिश की। वित्त मंत्रालय ने धन शोधन निवारण अभिलेखों का रखरखाव नियम 2005 में संशोधनों को अधिसूचित किया। अंतर सरकारी वार्ता समिति ने प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए वैश्विक संधि का जीरो ड्राफ्ट जारी किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने क्लाइमेट चैलेंजेस इन फ्रेजाइल इन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड स्टेटस रिपोर्ट जारी की। और यूपीआई आधारित क्यूआर कोड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इंटरऑपरेबिलिटी की बात करेंगे। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। शोधकर्ताओं ने ब्रह्मांड विस्तार से जुड़े विवादों को निपटाने के लिए एक नया तरीका प्रस्तावित किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.7 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। खगोलविदों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए बिग बैंग की घटना को जिम्मेदार माना था। इस सिद्धांत के मुताबिक आरंभ में ब्रह्मांड केवल एक बिंदु के रूप में था, लेकिन समय के साथ इसका विस्तार और फैलाव होता गया और ये इतना बड़ा हो गया जितना वर्तमान में है। इसका विस्तार अभी भी लगातार जारी है। ब्रह्मांड के विस्तार की पहली गणितीय व्याख्या 1929 में एडविन हबल ने प्रस्तुत की थी। हालांकि ब्रह्मांड के विस्तार की परिशुद्ध दर यानी हबल स्थिरांक का पता अभी भी लगाना मुश्किल है। तो सबसे पहले जानते हैं कि हबल स्थिरांक की गणना किस तरह से की जाती है। ऐसा सुपरनोवा के दौरान उत्पन्न चमक का पर्यवेक्षण करते हुए तुलना करके किया जा सकता है। सुपरनोवा अंतरिक्ष में किसी तारे में होने वाला सबसे बड़ा विस्फोट है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी सीएमबी बिग बैंग परिघटना से शेष बचे विकिरण में बदलाव का विश्लेषण करके किया जा सकता है। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण तरंगों का उपयोग करके किया जा सकता है। ये तरंगे स्पेस टाइम में तब उत्पन्न होती हैं जब विशाल खगोलीय पिंड आपस में टकराते हैं। हालांकि हबल स्थिरांक के मापन में एक विसंगति मौजूद है, क्योंकि हबल स्थिरांक का अनुमान लगाने वाली सभी 3 पद्धतियां ब्रह्मांड के अलग अलग चरणों से प्राप्त जानकारी पर आधारित हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड अत्यधिक नवीन ब्रह्मांड पर आधारित है, जबकि अन्य 2 गणना यानी कि सुपरनोवा के दौरान चमक के पर्यवेक्षण और गुरुत्वाकर्षण तरंगों का उपयोग करना, ये 2 गणनाएं पुराने ब्रह्मांड पर आधारित हैं। वर्तमान में शोधकर्ताओं ने हबल स्थिरांक निर्धारित करने के लिए गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग और उनके समय विलंबों से संबंधित गणनाओं का अध्ययन करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग एक परिघटना है। इसके अंतर्गत अधिक दूर से चमकने वाले प्रकाश को उसके स्रोत और प्रेक्षक के बीच आने वाले किसी पिंड के गुरुत्वाकर्षण द्वारा मोड़ दिया जाता है और उसे अपनी ओर खींचा जाता है। इस वजह से सुदूर आकाशगंगाएं ज्यादा उज्जवल प्रतीत होती हैं। वित्त मंत्री ने क्रिप्टो परिसंपत्तियों से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने की सिफारिश की है। क्रिप्टो परिसंपत्तियां एक तरह की डिजिटल परिसंपत्तियां हैं। इनमें भुगतान का वैकल्पिक रूप बनाने के साधन के रूप में क्रिप्टोग्राफिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। क्रिप्टो परिसंपत्तियों को 2 मुख्य वर्गों में बांटा जाता है। एक है समर्थित परिसंपत्तियां यानी बैक्ड एसेट। इनका मूल्य आरक्षित परिसंपत्तियों पर निर्भर करता है, इसलिए इन्हें स्टेबल कॉइन्स के रूप में भी जाना जाता है। और दूसरा है असमर्थित परिसंपत्तियां यानी अनबैक्ड एसेट्स। इनके लिए कोई भी आरक्षित परिसंपत्ति नहीं रखी जाती है, जैसे कि बिटकॉइन। हालांकि क्रिप्टो परिसंपत्तियों से जुड़ी कई सारी चुनौतियां हैं, जैसे कि घरेलू स्थिरता, मौद्रिक नीति संचरण की प्रभावशीलता और संप्रभुता के समक्ष खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा कर राजस्व के संग्रहण और अनुपालन में गिरावट आती है। वहीं क्रिप्टो परिसंपत्तियां बाह्य स्थिरता से भी संबंधित हैं। सकल विदेशी परिसंपत्तियों की बड़ी मात्रा और पूंजी प्रवाह में बहुत अधिक उतार चढ़ाव होता है। इसके अलावा केंद्रीय बैंकों की रिजर्व होल्डिंग्स में बदलाव की आवश्यकता अनुभव होने लगती है। साथ ही क्लोज लूप नेटवर्क के उपयोग के कारण वैश्विक भुगतान के विखंडित होने का जोखिम रहता है। इसके अलावा और भी कई चुनौतियां हैं, जैसे कि सीमित प्रवर्तन यानी लिमिटेड एनफोर्समेंट के कारण संगठित और अंतर्राष्ट्रीय अपराध में इसका उपयोग किया जा सकता है। वहीं डिस्ट्रीब्यूटर लेजर टेक्निक नेटवर्क के परिचालन की उच्च लागत के कारण पर्यावरणीय संधारणीयता संबंधी जोखिम मौजूद है। भारत में क्रिप्टो परिसंपत्तियों के विनियमन की अगर हम बात करें तो वर्तमान में भारत में क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर कोई विनियमन या प्रतिबंध नहीं है। केंद्रीय बजट 2022-23 में वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के अंतरण से होने वाली किसी भी आय पर 30% की दर से कर लगाने की घोषणा की गई थी। इसके अलावा क्रिप्टो परिसंपत्तियों से संबंधित कुछ सुझाव भी दिए गए, जैसे कि पूंजी प्रवाह की अत्यधिक अस्थिरता से निपटने के उपाय किए जाने चाहिए।
राजकोषीय जोखिमों का विश्लेषण और खुलासा करना चाहिए। साथ ही क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर स्पष्ट कर प्रावधान लागू करने चाहिए। क्रिप्टो परिसंपत्तियों की वैधता की स्थिति सुनिश्चित करने की जरूरत है और सीमा पार भुगतान तथा वित्त प्रवाह के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे और वैकल्पिक समाधान विकसित करने के लिए वैश्विक सहयोग को मजबूत करना चाहिए। और आइए अब बात करते हैं धन शोधन मामलों की। वित्त मंत्रालय ने धन शोधन निवारण अभिलेखों का रखरखाव नियम 2005 में संशोधनों को अधिसूचित किया है। इन संशोधनों का उद्देश्य धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA के दायरे में आ सकने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं के प्रकार और उनकी प्रकृति का विस्तार करना है। संशोधन में कई बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है। इसमें स्वामित्व संबंधी नियमों के बारे में ये प्रावधान किया गया है कि किसी भी साझेदारी फर्म की पूंजी या मुनाफे का 10% से ज्यादा हिस्सा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को हिताधिकारी स्वामी यानी बेनिफिशियल ऑनर माना जाएगा। अभी तक ये सीमा 15% थी, यानी कि अब इसको घटा करके 10% कर दिया गया है। इसके तहत ये भी प्रावधान किया गया है कि जो व्यक्ति अन्य साधनों से साझेदारी पर नियंत्रण रखता है उसे भी हिताधिकारी स्वामी माना जाएगा। एक रिपोर्टिंग इकाई के प्रधान अधिकारी की परिभाषा तय की गई है, जैसे कि बैंकिंग कंपनी, वित्तीय संस्थान या मध्यवर्ती संस्थान। इसके अलावा केवल प्रबंधन स्तर के अधिकारी को ही प्रधान अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इससे पहले रिपोर्टिंग अधिकारी के पास किसी भी अधिकारी को प्रधान अधिकारी के रूप में नियुक्त करने का विवेकाधिकार था। ट्रस्ट के मामले में रिपोर्टिंग इकाई ये सुनिश्चित करेगी कि ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट में अपने दर्जे या धारित पद का खुलासा किया जाए। इसके अलावा रिपोर्टिंग इकाइयों को ग्राहकों के साथ व्यावसायिक संबंध समाप्त होने या खाता बंद होने के बाद भी 5 साल तक उनका रिकॉर्ड सुरक्षित रखना होगा। PMLA कानून 2002 में बनाया गया था। ये कानून धन शोधन को रोकने और धन शोधन से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्तियों को जब्त करने का प्रावधान करने के लिए लाया गया था। राजस्व विभाग के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय PMLA को लागू करता है। अगला टॉपिक है, अंतर सरकारी वार्ता समिति ने प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए वैश्विक संधि का 0 ड्राफ्ट जारी किया। INC यानी अंतर सरकारी वार्ता समिति का गठन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किया है। इसका कार्य समुद्री पर्यावरण सहित अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ रहे प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम पर कानूनी रूप से बाध्यकारी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि तैयार करना है। इस संधि में बाध्यकारी और स्वैच्छिक दोनों विकल्प शामिल किए जाने वाले उपबंध होने चाहिए। जून 2023 में पेरिस में INC2 का आयोजन किया गया था। इसमें निर्णय लिया गया था कि नवंबर 2023 में नैरोबी में आयोजित होने वाले INC के अगले सत्र से पहले प्लास्टिक प्रदूषण पर वैश्विक संधि का एक 0 ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। इसका उद्देश्य 2024 के अंत तक वार्ता पूरी करना और प्लास्टिक प्रदूषण पर एक वैश्विक और कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि तैयार करना है। UNEP के अनुसार वैश्विक स्तर पर हर साल लगभग 400 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न होता है और इसके 2050 तक 1100 मिलियन टन तक पहुँचने का अनुमान है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक 2020-21 में भारत में 4.1 टन प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न हुआ था। 0 ड्राफ्ट में ये कहा गया है कि सर्वाधिक खतरा पैदा करने वाले प्लास्टिक पर वैश्विक स्तर पर प्रतिबंध होगा। प्रतिबंधित प्लास्टिक में केवल सिंगल यूज वाला होना जरूरी नहीं है। ड्राफ्ट में अल्पकालिक अवधि वाले प्लास्टिक पर भी प्रतिबंध का उल्लेख किया गया है। प्रत्येक राष्ट्र को संधि में अपने योगदान के लिए एक राष्ट्रीय योजना विकसित और कार्यान्वित करनी होगी। ये प्रावधान जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के उपबंध के समान ही है। प्लास्टिक प्रतिबंध पर भारत ने भी कई पहलें शुरू की हैं, जैसे कि भारत ने 1 जुलाई 2022 से चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 द्वारा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये पर्यावरण के लिए जीवन शैली यानी लाइफ मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने क्लाइमेट चैलेंजेस इन फ्रेजाइल एंड कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड स्टेट्स रिपोर्ट जारी की। फ्रेजाइल एंड कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड स्टेट्स ऐसे देश या राज्य क्षेत्र हैं जिन्हें विश्व बैंक ने उनकी वित्तीय और सुरक्षा संबंधी स्थिति के अनुसार नाजुक, संघर्षग्रस्त और हिंसाग्रस्त समूह में वर्गीकृत किया है। इस रिपोर्ट में जो निष्कर्ष दिए गए हैं उनके मुताबिक नाजुकता या दुर्बलता के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के प्रति सुभेद्यता का विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता के कारण FCS यानी कि फ्रेजाइल एंड कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड स्टेट्स पर जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जलवायु संबंधी आघातों के कारण FCS में सकल घरेलू उत्पाद हानि
अन्य देशों की तुलना में अधिक गंभीर और लगातार बनी हुई है। जलवायु आपदा प्रेरित विस्थापन अन्य देशों की तुलना में FCS में ज्यादा दर्ज किए जाते हैं। रिपोर्ट में और भी कई सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि मजबूत आपातकालीन प्रतिक्रियाओं को सुगम बनाने के लिए राजकोषीय बफर्स का निर्माण करने की जरूरत है। सबसे सुभेद्य लोगों की सुरक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत किया जाना चाहिए। इसके अलावा कृषि उत्पादन में लचीलापन लाने और खाद्य असुरक्षा को कम करने के लिए जलवायु स्मार्ट कृषि का विकास करने की जरूरत है। वित्त प्रदान करने के लिए IMF की लचीलापन और संधारणीयता सुविधा का कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। RSF यानी कि रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल फैसिलिटी देशों को जलवायु परिवर्तन जैसी दीर्घकालिक चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए सृजित की गई एक ऋण निधि है। इसे 2022 में लॉन्च किया गया था। और अब आपको बताते हैं जलवायु के प्रति सुभेद्यता और नाजुकता के बीच संबंध के बारे में। जलवायु के प्रति सुभेद्यता होने से जलवायु संबंधी आघात के कारण बन सकते हैं। जीवन आजीविका संपत्ति की क्षति हो सकती है, भौतिक और मानव पूंजी का ह्रास तथा कुल कारक उत्पादकता में गिरावट हो सकती है। और सुभेद्यता का प्रभाव निर्भर करता है प्रतिक्रिया की पर्याप्तता पर। प्रतिक्रिया की पर्याप्तता का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि अगर हमने मिटिगेशन या शमन के सही उपाय किए हुए हैं तो हमारे ऊपर जलवायु के प्रति सुभेद्यता के बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेंगे, अन्यथा इसके प्रभाव विनाशकारी हो सकते हैं। वहीं जलवायु संबंधी आघातों के प्रभावों को बढ़ाने वाली नाजुकता में शामिल है संघर्ष, वर्षा सिंचित कृषि, कमजोर नीतिगत उपाय और बफर, कमजोर बुनियादी ढांचा और कमजोर संस्थागत ढांचा। कुल मिलाकर जलवायु आघातों के कारण ये नाजुकता और भी ज्यादा गंभीर हो गई है। इसके मानव और आर्थिक परिणामों की अगर हम बात करें तो इससे समृद्धि में गिरावट आती है, गरीबी आती है, अल्पपोषण, विस्थापन, असमानता और आर्थिक विकास से संबंधित कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगली खबर UPI से संबंधित है। UPI आधारित QR कोड, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इंटरऑपरेबिलिटी। CBDC रिटेल डिजिटल रूपी को मजबूत करने के लिए कुछ बैंकों ने अपने डिजिटल रूपी एप्लीकेशन पर UPI इंटरऑपरेबिलिटी की शुरुआत की है। इन बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक आदि शामिल हैं। डिजिटल रुपए के साथ UPI की इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब है कि सभी UPI QR कोड CBDC ऐप्स पर काम करेंगे। इससे ग्राहक और व्यापारियों के बीच बिना किसी बाधा के लेन देन संभव हो सकेगा। साथ ही उन्हें अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब डिजिटल रुपए का उपयोग करने वाला व्यक्ति किसी भी मर्चेंट आउटलेट पर किसी भी UPI QR कोड को स्कैन करके अपनी दैनिक जरूरतों जैसे कि किराने का सामान और दवाओं की खरीद के लिए भुगतान कर सकता है। यहाँ तक कि व्यापारियों को भी डिजिटल रुपए में भुगतान स्वीकार करने के लिए एक अलग QR कोड रखने की आवश्यकता नहीं होगी। वे अपने मौजूदा QR कोड पर भी CBDC भुगतान स्वीकार कर सकेंगे। CBDC केंद्रीय बैंक द्वारा डिजिटल रूप में जारी की गई एक वैध मुद्रा होती है। ये कई प्रकार की होती है। इसके कुछ प्रकार हैं। CBDC रिटेल, इसका उपयोग सभी निजी क्षेत्रक, गैर वित्तीय उपभोक्ता और व्यवसाय कर सकते हैं। दूसरा है CBDC होलसेल, इसे वित्तीय संस्थाओं के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि अन्य के लिए ये प्रतिबंधित है। UPI कई बैंकों को एक एकल मोबाइल एप्लीकेशन में समाहित करता है तथा कुछ नियत बैंकिंग सेवाओं की सुविधा प्रदान करता है। इसके जरिए व्यक्ति से व्यक्ति और व्यक्ति से व्यापारी दोनों तरह के भुगतान किए जा सकते हैं। ये धन के त्वरित अंतरण, बिल शेयरिंग फैसिलिटी आदि की सुविधा प्रदान करता है। QR का मतलब है क्विक रिस्पॉन्स कोड। ये बार कोड का द्विआयामी संस्करण है जो काले और सफेद पिक्सल पैटर्न के रूप में होता है। इसमें लोकेटर, पहचानकर्ता और वेब ट्रैकिंग के लिए डेटा होता है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। सबसे पहला टॉपिक है बिना विभाग के मंत्री। भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 में राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर बिना विभाग के किसी केंद्रीय मंत्री को निर्दिष्ट कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपने का प्रावधान किया गया है। एग्जाम्पल के लिए लाल बहादुर शास्त्री, VK कृष्ण मेनन, इनको केंद्र में काम सौंपा गया था। इसके अलावा जयललिता को तमिलनाडु में, ऐसे कई नेताओं को बिना विभाग के मंत्री के रूप में सरकार में शामिल किया जा चुका है। बिना विभाग के मंत्री का मतलब है कि उसके पास किसी विभाग का उत्तरदायित्व नहीं होगा या उसका कोई कार्यालय नहीं होगा। हालांकि वो एक मंत्री को मिलने वाले सभी विशेषाधिकारों और दर्जे का पात्र होगा। ऐसा मंत्री एक मंत्री के रूप में भत्ते प्राप्त नहीं करता है, बल्कि केवल विधायिका के सदस्य के रूप में दिए जाने वाले लाभ प्राप्त करता है।
अगला टॉपिक है यूपीआई एटीएम। हिताची पेमेंट सर्विसेज ने भारत के पहले यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई एटीएम का अनावरण किया है। इसे व्हाइट लेबल एटीएम के रूप में यानी WLA के रूप में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के सहयोग से स्थापित किया गया है। व्हाइट लेबल एटीएम का स्वामित्व और संचालन की जिम्मेदारी गैर बैंकिंग संस्थाओं के पास होती है। यूपीआई एटीएम ग्राहकों को एकीकृत और सुरक्षित कार्ड रहित नकद निकासी की सुविधा प्रदान करेगा। उपयोगकर्ता यूपीआई ऐप का उपयोग करके अपने अलग अलग खातों से नकद निकाल सकते हैं। अगला टॉपिक है न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय समिति। सुप्रीम कोर्ट ने जेल सुधारों पर न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय समिति की रिपोर्ट पर केंद्र और राज्यों से अपने विचार साझा करने को कहा है। समिति में ये भी कहा गया है कि सुधारात्मक न्याय प्रणाली में स्पष्ट रूप से महिला कैदियों के सुधार या पुनर्वास पर अलग से ध्यान नहीं दिया जाता है। वर्ष 2014-19 के बीच महिला कैदियों की संख्या में 11.7% की वृद्धि हुई है। केवल 18% महिला कैदियों को ही महिला विशिष्ट जेल सुविधाएं प्रदान की गई हैं। महिला कैदियों की सभी श्रेणियों को एक ही वार्ड में रखा जाता है। जेलों में चिकित्सा देखभाल, कानूनी सहायता जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। समिति ने सिफारिश की है कि टेलीमेडिसिन परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जेल कर्मचारियों को महिला कैदियों के प्रति संवेदनशील रहने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। मनोदैहिक विकारों या यौन शोषण की पीड़ित महिला कैदियों की काउंसलिंग आदि की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। अगला टॉपिक है मालवीय मिशन शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम। यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम MMTTP का शुभारंभ किया है। MMTTP उच्चतर शिक्षा विभाग के तहत शिक्षकों की क्षमता निर्माण से संबद्ध मौजूदा योजनाओं का पुनर्गठन करके शुरू किया गया है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप उच्चतर शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों और कर्मचारियों को क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इन्हें अलग अलग प्रशिक्षण केंद्रों में 2 वर्षों के भीतर प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके तहत अब मानव संसाधन विकास केंद्रों का नाम भी बदलकर मदन मोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र रखा जाएगा। अगला टॉपिक है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन ने कुल 13 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने की उपलब्धि हासिल कर ली है। जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे 2019 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक हर घर नल से जल पहुंचाना यानी प्रत्येक ग्रामीण परिवार को चालू अवस्था में घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है। जल जीवन मिशन सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल तक पहुंच सुनिश्चित करता है, ईज ऑफ लिविंग में सुधार करता है और महिलाओं को सशक्त बनाता है। अगला टॉपिक है इकोसाइड। इसका मतलब है उन गैर कानूनी या हठी कृत्यों को अंजाम देना जिनके बारे में ये ज्ञान नहीं होता है कि ऐसे कृत्यों से पर्यावरण को कितना व्यापक और दीर्घकालिक नुकसान हो सकता है। वर्ष 1970 में आर्थर गैलेस्टन पर्यावरण विनाश को नरसंहार से जोड़ने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने इसके लिए वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा एजेंट ऑरेंज के उपयोग का उदाहरण दिया। एजेंट ऑरेंज एक तरह का रासायनिक शाकनाशी था। इकोसाइड को वर्तमान में विश्व के कई देशों में आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है। भारत में अभी तक इस कृत्य को आपराधिक घोषित नहीं किया गया है। हालांकि कुछ मामलों में अदालतों में इसका संदर्भ के रूप में जरूर प्रयोग किया गया है। अगला टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO। इसका मुख्यालय स्पेन के मैड्रिड में है। UNWTO संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। ये जिम्मेदार, संधारणीय और सार्वभौमिक रूप से सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी संगठन है। इसका उद्देश्य वैश्विक एजेंडे में पर्यटन को मुख्य धारा में लाना है, साथ ही संधारणीय पर्यटन विकास को बढ़ावा देना, ज्ञान, शिक्षा और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना तथा पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना है। इस संगठन की संरचना की अगर हम बात करें तो UNWTO की महासभा एक सर्वोच्च निकाय है। कार्यकारी परिषद महासचिव के परामर्श से सभी कदम उठाती है। इसमें 159 सदस्य राष्ट्र और 500 से ज्यादा संबद्ध सदस्य हैं। भारत इसका एक सदस्य है। अगला टॉपिक है नर्तकी की मूर्ति। नर्तकी की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो पुरास्थल से प्राप्त हुई थी। ये मूर्ति लगभग 2500 ईसा पूर्व की है, जो कि कांसे से बनी हुई है। इसे इसकी नृत्य मुद्रा के कारण डांसिंग गर्ल नाम दिया गया। इस मुद्रा में नर्तकी का दाहिना हाथ उसके कूल्हे के पीछे और बायां हाथ उसकी बाईं जांघ पर टिका हुआ है। नर्तकी ने कुछ चूड़ियां और एक हार पहना हुआ है। इसे लॉस्ट वैक्स विधि का उपयोग करके बनाया गया था। लॉस्ट वैक्स विधि में पिघले हुए मोम को एक प्रतिरूप बनाने के लिए एक सांचे में डाला जाता है
और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। क्यूबा, यहाँ की राजधानी हवाना है। क्यूबा के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उसने एक मानव तस्करी गिरोह का पता लगाया है, जिसका उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद करने के लिए क्यूबा के लोगों को भर्ती करना है। क्यूबा के पड़ोसी देश हैं पूर्व में हेती, दक्षिण में जमाइका, उत्तरी तट पर बहामास द्वीप समूह और उत्तर में फ्लोरिडा जलडमरू मध्य के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका। क्यूबा कैरिबियन सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। ये एटलांटिस यानी वेस्ट इंडीज द्वीप श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण खंड बनाता है। ये कर्क रेखा के ठीक दक्षिण में अटलांटिक महासागर, मैक्सिको की खाड़ी जो कि इसके पश्चिम में है और कैरिबियन सागर जो कि दक्षिण में है, इसके संगम बिंदु पर स्थित है। क्यूबा की प्रमुख नदी है काउटो और सबसे ऊंची चोटी है टर्क्विनो पीक। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।